Welcome to Nexa Fiction Channel Rebirth of Underworld Princess. चैप्टर 66 क्वीन का शिकार। बर्फीले ठंडे पानी की वह भारी बाल्टी जैसे ही एक जबरदस्त झटके के साथ उन तीनों बेहोश पड़े कैदियों के चेहरों और उनके जख्मों के ऊपर गिरी। पूरे खामोश तहखाने के भीतर छपाक की एक बहुत ही तीखी आवाज गूंज उठी। उस हाड़ कंपा देने वाले ठंडे पानी का स्पर्श होते ही वे तीनों कैदी गहरी तड़प और हड़बड़ाहट के साथ एक झटके में होश की दुनिया में वापस लौट आए। उन्होंने अपनी सूजी हुई आधी बंद आंखों को खोला और डरे हुए लहजे में अपने चारों तरफ देखा। खुद को लोहे की भारी कुर्सियों पर रस्सियों और मोटी जंजीरों में पूरी तरह जकड़ा हुआ पाकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। लेकिन उन तीनों के बीच में जो इंसान बैठा था, जो उन बाकी दोनों का लीडर था, उसका घमंड और उसकी अकड़ इतनी मार खाने के बाद भी अभी तक पूरी तरह मरी नहीं थी। उसने अपने खून से सने जबड़े को भींचा, सामने खड़े नकाबपोशों को देखा और बेहद गुस्से व घमंडी टोन में चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम लोग? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमें इस जगह पर अगवा करके कैद करने की? ओए काले नकाबपोशों, अगर तुम सब अपनी खुद की भलाई चाहते हो तो बहुत ही शराफत के साथ हमारे ये हाथ खोलो और हमें अभी के अभी यहाँ से जिंदा जाने दो। वरना अगर हमारे बड़े बॉस को इस बात की भनक लग गई तो वह तुम्हारी इस पूरी जगह को श्मशान बना देंगे। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वह घमंडी लीडर अभी अपनी इस कड़क आवाज में आगे कुछ और धमकी भरे शब्द बोलने ही वाला था कि उस लड़के ने, जिसने अभी कुछ देर पहले उन पर बर्फ जैसा ठंडा पानी फेंका था, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने हवा में अपना दाहिना हाथ पूरी ताकत से घुमाया और बिना कोई समय गवाए उस चिल्लाते हुए लीडर के मुंह पर एक बेहद करारा, सनसमाता हुआ जोरदार थप्पड़ दे मारा। चटाक कि वह आवाज इतनी ज्यादा तेज और गूंजने वाली थी कि उसकी गूंज से पूरे खौफनाक कमरे की दीवारें थरथरा उठीं। वरना क्या कर लोगे तुम? मुंह बंद रखो अपना। उस लड़के की कड़क आवाज ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। उस एक थप्पड़ की मार इतनी जबरदस्त थी कि उस घमंडी लीडर का मुंह एक तरफ घूम गया और उसके होंठों को चीरता हुआ खून बाहर निकल आया। वह अंदर से बुरी तरह से डर गया और उसकी सारी हेकड़ी एक सेकंड में खाक हो गई। उसके बगल में बैठे दोनों साथी भी डर के मारे कांपने लगे। यह देखकर पीछे खड़े उन बाकी 4 नकाबपोशों में से 2 तुरंत आगे बढ़े। वे कोने में रखी लोहे की एक पुरानी अलमारी के पास गए, उसका दरवाजा खोला और उसके भीतर से काले रंग का एक बहुत ही बड़ा और भारी बॉक्स बाहर निकालकर ले आए। उन्होंने उस बॉक्स को स्टील की टेबल पर रखा और उसका लॉक खोल दिया। जैसे ही वह बॉक्स खुला, कमरे की हवा और भी ज्यादा डरावनी हो गई। उस बॉक्स के भीतर किसी भी जिंदा इंसान को तड़पा तड़पा कर टॉर्चर करने के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा दर्दनाक, नुकीले और धारदार ऑब्जेक्ट्स सजाकर रखे हुए थे, जिन्हें सिर्फ एक नज़र देख लेने मात्र से ही किसी भी आम इंसान की रूह अंदर तक कांप जाए। उस लड़के ने और उसके साथ उन दोनों ने मिलकर टेबल पर से उन खूंखार औजारों को अपने हाथों में उठाया और बिना कोई दया दिखाए उन तीनों बंधे हुए कैदियों के जख्मों के ऊपर बहुत ही बेरहमी और क्रूरता के साथ दोबारा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ओ गॉड, छोड़ दो हमें, प्लीज हमें माफ कर दो। हमें मार डालो पर यह दर्द मत दो। रहम करो हम पर। उन तीनों कैदियों की वह चीर देने वाली खौफनाक चीखें और उनके मुंह से निकलने वाली दया की भीख मांगने की आवाजें पूरे बंद कमरे के सन्नाटे को बुरी तरह से फाड़ रही थी। लेकिन उनके इस भयानक दर्द, उनकी उन चीखों का उस कमरे के भीतर खड़े उन 5 नकाबपोशों के दिलों पर रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
वे सब पत्थर की मूरत बने हाथों से अपना काम कर रहे थे। इसी तरह उस खूनी तहखाने के भीतर तड़पाने और लहू बहाने का यह खौफनाक सिलसिला काफी देर तक लगातार चलता रहा। जब कमरे का फर्श पूरी तरह से उनके लाल लहू से सन चुका था, तभी अचानक पीछे खड़े उन दो खामोश नकाबपोशों में से एक बहुत ही शांत, ठंडी मगर कड़क आवाज गूंजी, बस अब बहुत हुआ, हाथ रोको अपने। उस आवाज के कानों में पड़ते ही उन तीनों टॉर्चर कर रहे के हाथ हवा में ही ठिठक गए। उस आवाज की टोन और उसके लहजे को सुनकर कोई भी बहुत ही आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि यह बोलने वाला कोई उम्रदराज माफिया नहीं, बल्कि एक बहुत ही कम उम्र की युवा लड़की है। लेकिन उस आवाज में एक ऐसा राजसी हुक्म और कड़कपन था जिसे टालने की हिम्मत उस पूरे सिंडिकेट में किसी की नहीं थी। उस लड़की के बोलते ही उन तीनों ने तुरंत उन कैदियों को तड़पाना बंद कर दिया और वे सब पीछे हटकर हाथ बांधकर खड़े हो गए। वह लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि खुद क्वीन थी, वह बहुत ही रौबदार, कड़क और सधे हुए कदमों से चलती हुई सोफे से आगे बढ़ी। उसने अपनी उन आंखों को थोड़ा सा छोटा किया और सीधे उन तीनों अधमरे हो चुके कैदियों के चेहरों पर अपनी खूंखार नजरें गड़ा दी। उन आंखों के भीतर इस समय एक ऐसा बर्फीला सन्नाटा और एक ऐसी भयानक कोल्डनेस छाई हुई थी कि वे तीनों कैदी, जो पहले से ही मार खा खा कर अधमरी हालत में जी रहे थे, वे उसकी सिर्फ उस एक नजर के वार से ही अंदर तक बुरी तरह से थरथर कांपने लगे। उन्हें पता नहीं क्यों इस काली पोशाक वाली लड़की के वजूद से साक्षात मौत जैसा खौफनाक ऑरा अपने शरीरों पर महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह लड़की उनके जिस्म के टुकड़े करने में एक सेकंड भी नहीं सोचेगी। तभी पूरे कमरे के भीतर वह बेहद ठंडी और जहरीली आवाज गूंजी। उसने बहुत ही नपेतुले शब्दों में उन कैदियों के सामने अपना सवाल रखा और उस ऑर्गेनाइजेशन के मास्टरमाइंड को लेकर कुछ बेहद गुप्त इन्फॉर्मेशन मांगी। इस समय मौत को बिल्कुल अपने सिर पर खड़ा देखकर और उस खूंखार ऑरा से बुरी तरह डरे होने की वजह से उन कैदियों के भीतर का सारा घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने बिना कोई चालाकी किए, बिना कोई झूठ बोले, बहुत ही वफादारी के साथ पूछे गए हर एक सवाल का बिल्कुल सही और पूरा जवाब विस्तार से उगल दिया। उन्होंने अपने बॉस का पूरा कच्चा चिट्ठा रख दिया। जैसे ही अपनी मन मुताबिक सारी खुफिया जानकारियां मिल गईं, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसने अपनी गर्दन को धीरे से घुमाया और अपने बगल में खड़े उन तीनों की तरफ अपनी आंखों से एक बहुत ही क्रूर और गुप्त इशारा किया। वे तीनों उस इशारे का मतलब बहुत पहले से बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने तुरंत अपने सिर को पूरी तरह झुकाया और एक साथ जवाब दिया, यस बॉस। उन तीनों ने तुरंत टेबल पर रखे उस बॉक्स से नीले रंग के लिक्विड से भरे हुए 3 बेहद खतरनाक और जहरीले इंजेक्शंस बाहर निकाले। उन्होंने बिना कोई समय गंवाए झटके से आगे बढ़कर उन तीनों कैदियों की गर्दनों की नसों में वो सुइयां पूरी तरह धंसा दी। वह इंजेक्शन शरीर के भीतर जाते ही उस कमरे के भीतर उन तीनों कैदियों के मुंह से अपनी जिंदगी की सबसे आखिरी, भयानक और रूह को कंपा देने वाली दर्दनाक चीखें बाहर निकली। वह जहर उनके दिल की धड़कनों को पल भर में रोक रहा था। ठीक 5 मिनट तक उनका पूरा शरीर कुर्सियों पर पागलों की तरह तड़पता रहा और 5 मिनट के बाद एक आखिरी हिचकी के साथ उन तीनों कैदियों की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। उनका वजूद इस धरती से पूरी तरह मिट चुका था। लेकिन वह लड़की उन कैदियों के मरने का तमाशा देखने के लिए उस नर्क के भीतर एक सेकंड भी और नहीं रुकी थी। वह उन इंजेक्शंस के लगने से पहले ही चलती हुई उस टॉर्चर रूम से बाहर निकलकर ऊपर पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी लग्जरी कार के पास आकर खड़ी हो चुकी थी। उसके पीछे पीछे उसके वे बाकी चारों वफादार नकाबपोश बाहर आ गए थे।
उसने कार का दरवाजा पकड़ा, अपनी आंखों को कड़ा किया और उन चारों की तरफ देखकर बेहद गंभीर और ठंडी आवाज में आदेश दिया, हमें हमें बहुत जल्द, हर एक कीमत पर उस असली मास्टरमाइंड के छिपने के ठिकाने का पता लगाना ही होगा। तुम चारों अपनी पूरी ताकत लगा दो और जितनी ज्यादा हो सके डार्क वेब के जरिए उसकी हर एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। उन चारों कमांडोस ने तुरंत अपना सिर आदर से झुकाया और हाँ में जवाब दिया, जी बॉस, काम हो जाएगा। वो लड़की अपनी कार में बैठने से पहले उन्हें कुछ और बेहद जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर वह फुर्ती से अपनी कार की बैकसीट पर जाकर बैठ गई। कार का इंजन जोर से गरजा और क्वीन की वह गाड़ी उस घने अंधेरे को चीरती हुई सीधे शहर के दूसरे छोर की तरफ पूरी रफ्तार से निकल गई। रात के ठीक 12 बज चुके थे। आलीशान रायजादा मैंशन के भीतर इस समय पूरी तरह से खामोशी और अंधेरे की चादर पसरी हुई थी। हवेली की तीसरी मंजिल पर बने आर्विका के उस बेहद खूबसूरत और बड़े मास्टर बेडरूम का माहौल बिल्कुल शांत था। कमरे के भीतर केवल खिड़की के पर्दों के छेद से होकर बाहर की हल्की पीली चांदनी जैसी रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे कमरे का इंटीरियर थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस मध्यम अंधेरे के भीतर कमरे के कोने में रखे एक आलीशान मखमली सोफे के ऊपर एक बहुत ही मजबूत, चौड़ा और डार्क परछाई बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी। उस साये की गहरी, कड़क और डार्क ब्लैक आंखें बिना पलक झपकाए सीधे बेडरूम के दरवाजे को ही घूर रही थी। वह साया पिछले कई घंटों से इसी पोजीशन में बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा था। तभी बेडरूम का दरवाजा एक हल्की सी बीप की आवाज के साथ धीरे से खुला। दरवाजे के खुलते ही बाहर कॉरिडोर की रोशनी के बीच से होती हुई आर्विका कमरे के भीतर दाखिल हुई। जैसे ही आर्विका ने कमरे के भीतर अपना पहला कदम रखा, उसकी चेतना ने तुरंत भांप लिया कि इस कमरे के भीतर कोई दूसरा इंसान पहले से ही मौजूद है। वह रेयांश के उस परिचित और भारी ऑरा को बहुत पहले से, बहुत अच्छे से और गहराई से जानती थी। इसलिए उसने इस बात को जानकर भी चेहरे पर जरा सा भी कोई डर या कोई बड़ा रिएक्शन बिल्कुल नहीं दिखाया। वह बहुत ही सहजता से अपनी अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन रेयांश का सब्र इस समय पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह पिछले कई घंटों से अपनी जुदाई की आग में सुलग रहा था। वह सोफे से एक आदमखोर चीते की फुर्ती के साथ खड़ा हुआ। आर्विका कुछ समझ पाती या अपना बचाव करने के लिए पीछे हटती। रेयांश के एक बहुत ही मजबूत और बड़े हाथ ने आगे बढ़कर आर्विका की उस नाजुक कलाई को बीच में ही दबोच लिया और पूरी ताकत के साथ उसे अपनी तरफ पीछे की तरफ खींच लिया। रेयांश के इस अचानक और जबरदस्त ताकत से खींचने की वजह से आर्विका के पैरों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वह हवा में लड़खड़ाई और अगले ही पल वह बहुत ही जोरदार फोर्स के साथ सीधे रेयांश के उस चौड़े, गठीले और लोहे जैसे मजबूत पत्थर के सीने से जाकर बुरी तरह टकरा गई। धाड़ की एक हल्की सी आवाज हुई। रेयांश का सीने की मांसपेशियां इतनी ज्यादा कड़ी और सख्त थी कि आर्विका का वो छोटा, नाजुक चेहरा जैसे ही उसके सीने से टकराया, उसकी उस गोरी और सुंदर नाक पर तेज और तीखा दर्द हुआ। उस अचानक हुए दर्द की वजह से आर्विका के मुंह से एक हल्की सी, रुआंसी चीख बाहर निकल गई। उसने गुस्से में अपनी आंखें खोलीं, अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और अपने बिल्कुल सामने खड़े उस बदतमीज इंसान, यानी रेयांश, को बेहद तीखी और गुस्से भरी नजरों से घूरना शुरू कर दिया। आर्विका को इस तरह दर्द में देख रेयांश के चेहरे का वह कड़ापन पल भर में पूरी तरह पिघल गया। उसने अपने सिर को नीचे झुकाया। उसने अपना एक बड़ा,
गर्म हाथ ऊपर उठाया और अपनी उंगलियों के पोरों से बहुत ही कोमलता और नरमी के साथ आर्विका की उस छोटी सी नाक को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया, जो रेयांश के उस पत्थर जैसे सीने से टकराने की वजह से इस समय हल्की सी लाल हो चुकी थी। रेयांश उसे सहलाते सहलाते अपनी उन गहरी, जुनूनी काली आंखों से सीधे आर्विका के उस खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। खिड़की से बाहर से आ रही वह हल्की, नीली चांदनी की रोशनी इस समय सीधे आर्विका के चेहरे के ऊपर पड़ रही थी, जिससे उसका वह भोलापन, उसकी वे हेजल आंखें और उसकी वह छरहरी काया किसी जन्नत की अप्सरा से भी कहीं ज्यादा गुना ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही थी। वह बिना अपनी पलकें झपकाए, बिना अपनी नजरें हटाए, पूरे होशहवास खोकर सिर्फ और खुद अपनी इस जान के चेहरे की गहराई में डूबता चला जा रहा था। If you like this novel, please like, subscribe and comment for next chapter.